जवाब सुन युवी हैरान हो जाता है और कहता है, देखिए जी, भैया, चाचा, अंकल, ये रिश्ते नाते मेरे आपके साथ नहीं है। सो प्लीज इन्हें तो आप मेरे साथ बनाने की कोशिश तो करो ही मत। मेरा नाम है जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आपसे मेरा कहना है मेरा नाम युवराज, तो आप बस वही लीजिए। ओके, वैसे ना हमें कोई शौक नहीं आपका नाम लेने का, सो जस्ट चिल। ऐसा कहे अर्पिता खामोश हो अपना फोन निकालती है और जाने के लिए ट्रेन सर्च करने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद की ट्रेन है। ये देख वो वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करने लगती है। अरे आप मुझे गलत काहे समझ रही हैं? मैं साफ सुथरी स्पष्ट बात करता हूँ, जो मुझे सही लगा मैंने कहा, लेकिन आप तो ना जाने क्या समझ बैठी हैं। युवी ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा। अर्पिता, ओ गॉड, आप कुछ भी करें लेकिन व्यर्थ में बातें ना करें। आपकी इच्छा, आपका मन, हमें इससे क्या लेना देना। हाँ, आपकी बात भी सही है मिस। खैर कोई नहीं, शायद आपको मेरी बातों से इरिटेशन हो रही है। मैं चुपचाप यहीं बैठ जाता हूँ। कहते हुए युवराज वहीं बेंच के दूसरी तरफ बैठ जाता है और अपने बैग में से एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। बेहतर है, कह अर्पिता उसके सामने बिछी ट्रेन की पटरियों को देखने लगती है, जो दूर तलक ऐसे ही एक दूसरे के साथ साथ चलती जाती हैं, जिन्हें ना एक दूसरे से कोई शिकवा है, ना ही कोई शिकायत। इन्हें ना ही कोई उम्मीद है एक दूसरे से और ना ही सदा रहने की कोई आकांक्षा। फिर भी वो चलती जाती हैं। ये उनकी किस्मत है कि कहीं जोड़ पड़ने पर वो मिल भी जाती हैं, लेकिन ये मिलन भी कहाँ हमेशा होता है, क्षण भर का होता है, बिल्कुल प्रेम की तरह। अर्पिता अपनी इसी सोच में डूबी हुई होती है कि तभी उसका फोन रिंग होता है, जो श्रुति का होता है। साइलेंट मोड पर होने के कारण अर्पिता फोन उठा ही नहीं पाती है। फोन फिर रिंग होता है और इस बार किरण का होता है। उसका फोन लगातार रिंग होने लगता है, कभी श्रुति तो कभी किरण, कभी प्रशांत तो कभी हेमंत जी, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। पानी की बोतल उठा अर्पिता पानी पीती है कि तभी उसे ट्रेन के रद्द होने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ओ गॉड, इतने इंतजार के बाद ये ट्रेन अचानक से रद्द कर दी गई, क्यों? अर्पिता खुद से कहती है और उसकी ये बात युवराज सुनता है और कहता है, मैं पता करके आता हूँ। ऐसा कहकर युवराज वहां से चला जाता है। अर्पिता अपना फोन निकालकर चेक करती है, जिसमें करीब 20 मिस्ड कॉल पड़ी होती हैं, और जिन्हें देख उसका माथा ठनकता है और वो सोचती है, ऐसा क्या हो गया जो 20 मिनट में इतनी सारी मिस्ड कॉल आ गई, वो भी सभी जान पहचान वालों की। सब ठीक तो है? फोन करके पूछती हूँ। सोल्जर्स कम फास्ट, हमें समय रहते घटना स्थल पर पहुंचना है, ना मालूम कितना नुकसान हुआ है। वो ट्रेन जो अभी 20 मिनट पहले ही निकली है, कानपुर से ज्यादा दूर नहीं है। रेलवे सुरक्षा कर्मियों की ये आवाज अर्पिता सुनती है और वो फोन करना भूल आसपास देखती है। उससे कुछ ही दूरी पर तेजी से भागते हुए रेलवे पुलिसकर्मी जो सेंट्रल के एग्जिट की तरफ तेजी से दौड़े जा रहे हैं। उन्हें इस तरह जाता देख अर्पिता के दिल में कुछ अनहोनी का ख्याल आता है। 20 मिनट पहले ही तो एक ट्रेन में वो जा रही थी। उसकी ट्रेन मिस हो गई, लेकिन उसके माँ पापा तो उसी ट्रेन में गए हैं। क्या हुआ? कौन सी ट्रेन? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमें पता करना होगा। ऐसा सोच अर्पिता अपना फोन पॉकेट में रखकर उस तरफ बढ़ जाती है। सुनिए मिस, अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं? आपको उधर नहीं इधर जाना होगा, अरे सुनो तो, युवराज ने आते हुए उससे कहा। और आवाज सुनकर अर्पिता रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, जहां उसे युवराज हाथ ऊपर कर आवाज देते हुए दिखाई देता है। अर्पिता को खड़ा देख युवराज उसकी तरफ भागा भागा आता है और उसे थैंक यू कहता है। परेशान अर्पिता थैंक यू का कारण समझ ही नहीं पाती है, तो वो उससे पूछती है, थैंक यू लेकिन किस लिए? युवराज, क्योंकि आपकी वजह से मेरे साथ हादसा होते होते बच गया। मतलब? हम कुछ समझे नहीं। अर्पिता ने हैरानी से कहा, मतलब ये कि जिस ट्रेन को मैंने जाने दिया था, उस ट्रेन के साथ दुर्घटना हो चुकी है, वो पटरी से उतर चुकी है, तो इनडायरेक्टली आपकी वजह से मेरी जान बच गई, सो थैंक यू। युवराज ने अर्पिता से कहा तो उसकी बात सुनकर अर्पिता को गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों के सामने उसके माँ पापा का चेहरा आ गया। माँ पापा? अर्पिता कहती है और फौरन पटरियों की ओर दौड़ पड़ती है। युवराज, ओह नो, अंकल आंटी जी को तो मैं भूल ही गया था, और क्या बेवकूफी कर बैठा, मुझे इनके साथ ही जाना चाहिए। कहते हुए वो अर्पिता के पीछे दौड़ पड़ता है। रुकिए, हमें पटरियों की ओर नहीं एग्जिट की ओर जाना चाहिए, सुनिए आप, मिस सुनिए तो। पर अर्पिता बेतहाशा दौड़ पड़ती है। आगे प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है तो वो रुक जाती है और दोबारा मुड़कर एग्जिट की ओर दौड़ जाती है। यूवी भी उसे देख उसके पीछे जाता है। अर्पिता बाहर रोड पर पहुंचती है। अर्पिता ऑटो, ई रिक्शा, बस, कार, सभी आने जाने वाले वाहनों को रुकवाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई वाहन नहीं रुकता। उसके पीछे हांफता हुआ युवराज भी पहुंचता है। सॉरी जी, वो मेरे ध्यान से निकल गया कि उस गाड़ी में आपकी फैमिली भी सफर कर रही थी। अर्पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसके मन में उस समय केवल उसके माँ पापा का ख्याल चल रहा होता है। परेशान से अर्पिता बार बार हाथ रोककर वाहन रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सब उसे देख झल्लाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। समय गुजरता देख अर्पिता का पारा हाई हो जाता है तो वो युवराज से पूछती है, आपको बाइक चलानी आती है? उसकी बात सुन युवराज हैरानी से उसकी ओर देखता है। हमने पूछा है कि आपको बाइक चलानी आती है या नहीं? अर्पिता ने दोबारा तेज आवाज में उससे पूछा, और उसकी आवाज सुन वो हकलाते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है। गुड, तो अब बाइक चलाने के लिए रेडी रहना। ऐसा कहकर अर्पिता सड़क के किनारे जाकर लिफ्ट के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी नजर सामने से आते हुए एक बाइक सवार पर पड़ती है, और जैसे ही वो उससे कुछ मीटर की दूरी पर आता है,
अर्पिता अपने हाथ से बालों को संभालते हुए कदम आगे बढ़ा देती है। हाथ के साथ ही उसके हाथ में दुपट्टे का छोर भी होता है, जिससे बाइक सवार को आगे कुछ दिखता नहीं और वो एक झटके से अपनी बाइक रोकता है। ये देख अर्पिता फौरन उसके पास जाती है और उसकी पीठ पर 2 उंगलियां एक गन का आकार दे सटाकर उससे कहती है, लीव एंड मूव बैक। और चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं। युवी प्लीज बैठो और बाइक को लेकर चलो, अर्पिता ने कहा। युवराज अर्पिता का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ओह गॉड, काश हमें बाइक राइड करना आता तो इस इडियट को इतना नहीं झेलना पड़ता। यूवी सिट ऑन द बाइक एंड राइड नाउ, अर्पिता ने तेज आवाज में यूवी से कहा। हाँ हाँ कहते हुए यूवी उस युवक की बाइक पर बैठ जाता है और अर्पिता भी उस युवक के पीछे हाथ रखकर बैठ जाती है। यूवी बाइक दौड़ा देता है तो अर्पिता पीछे बैठी हुई मन ही मन भगवान जी से सब ठीक होने की प्रार्थना करने लगती है। बाइक चलाते हुए युवराज उससे कहता है, आप चिंता न करें, अंकल आंटी बिल्कुल ठीक होंगे। आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, हम अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अर्पिता उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वहीं बाइक सवार वो बीच में चुपचाप बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। सोचता है, आज न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैं घर से निकला था जो आज मेरे साथ ये हादसा हो गया। अब तो जान माल के लाले पड़ रहे हैं। बस भगवान आज मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं तो अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर मैं तेरे दर पर माथा टेकने आ जाऊंगा। बस आज बचा लेना। वहीं युवराज जितना तेज हो सकता है उतनी तेज वो बाइक चलाता है और ये देख वो बाइक सवार अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं अर्पिता बस जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचने के इंतजार में सड़क को निहारती जाती है। थोड़ा और आगे जाकर युवराज टर्न लेता है और बाइक को रेलवे पटरियों की ओर दौड़ा देता है। कुछ ही देर में वो तीनों ट्रेन के टूटे फूटे उल्टे सीधे पड़े डब्बों के सामने होते हैं। वो भयानक दृश्य देखकर एक पल को तो अर्पिता, युवराज और वो बाइक सवार बाइक पर बैठे बैठे ही सिहर जाते हैं। युवराज बाइक रोकता है तो अर्पिता नीचे उतरती है और बाइक सवार की ओर देखकर हाथ जोड़कर फिर अपने कान पकड़ती है और वहां से डिब्बों की ओर दौड़ पड़ती है। बाइक सवार उसके खाली हाथ और व्यवहार देखकर हैरानी से युवराज की ओर सवालिया नजरों से देखता है। उसकी परेशानी समझ यूवी उससे कहता है, भाई इस गाड़ी में उस लड़की के माँ पापा भी हैं, इसीलिए वो इस तरीके से लिफ्ट लेकर यहाँ आई, सीधी तरह से कोई मदद ही नहीं कर रहा था। ओह गॉड, आई एम सॉरी, बाइक सवार ने कहा। और उसकी बात सुन युवराज बाइक की चाबी उसे सौंप कर कहता है, भाई थैंक्स तो हम लोग आपको कहते हैं जो आप चुपचाप हमारी बात मान बैठे रहे। अब आप जाइए, आपका जो समय वेस्ट हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मुझे भी निकलना होगा, नहीं तो फिर मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा, बाय। ऐसा कहकर युवराज भी अर्पिता के पीछे चला जाता है। उसके बाद बाइक सवार अपनी बाइक लेकर वहां से चलता बनता है। वहीं अर्पिता डिब्बों के पास पहुंचती है और उनकी हालत देखकर उसके चेहरे पर परेशानी और तनाव के भाव उभर आते हैं। वो सीधा अपने माँ पापा के आरक्षण वाले डिब्बे को देखते हुए पीछे से आगे बढ़ती है। डिब्बों के अंदर करहाने, चीखने, चिल्लाने की भयानक आवाजें आती हैं, जिन्हें अगर कोई सुन ले तो उसकी आंखों के आंसू रुक ही ना पाए। इतना मर्मस्पर्शी दृश्य है वहां। रेलवे के जवान डिब्बों में चढ़ घायलों, मृतकों सभी को बाहर निकाल रहे हैं। वो जगह रक्त के कारण लाल हो चुकी है। लोगों की पीड़ा देख, उसके करहाने की आवाज सुन अर्पिता की आंखें भी भर आती हैं और वो परेशान से इस डब्बे से उस डब्बे की ओर बढ़ रही है और आगे साथ ही बढ़ रही है उसके दिल की धड़कनें। माँ पापा आप ठीक हो? कहाँ हैं आप? अब कितनी लंबी ट्रेन लग रही है। ओह गॉड, माँ पापा कहाँ हैं आप? कहते हुए अर्पिता आगे बढ़ती जाती है और अपने रिजर्वेशन वाले डिब्बे के पास पहुंच ही जाती है, जिसके आगे पीछे दोनों डिब्बे पूरी तरह से टूट चुके होते हैं और उनसे बीच बीच में आग की लपटें भी निकल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे उनमें से किसी एक डिब्बे में ब्लास्ट हुआ हो और जिसका असर बाकी डिब्बों पर पड़ा हो। वो समझ जाती है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है और स्टेशन पर लोग पैनिक ना हो, इसलिए ट्रेन का पटरी से उतरने की बात कही गई, जिससे रेलवे वालों को समय मिल सके और वो स्टेशन पर मौजूद लोगों को बिना परेशानी के संभाल सकें। माँ पापा, अर्पिता जोर से चीखती है। वहीं युवराज भी उसके पीछे ही आ रहा होता है और वो ये दृश्य देखता है तो एक पल को तो वो शॉक्ड ही रह जाता है। वहां कुछ बचा हो तब तो वो कुछ करे, उन डब्बों के अंदर कुछ भी नहीं बचता। अर्पिता अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन धुएं और गर्म लोहे के कारण वो नहीं जा पाती। माँ पापा चिल्लाते हुए अर्पिता वहीं चारों ओर पागलों की तरह घूमने लगती है और वो अपना फोन निकालती है और अपने माँ पापा को कॉल करती है, लेकिन उनका नंबर बंद होता है। तब तक यूवी अर्पिता के पास आता है और उसे संभालते हुए उससे कहता है, अंकल आंटी जी बिल्कुल ठीक होंगे। हो सकता है फोन की बैटरी डेड हो गई हो या हो सकता है इन डब्बों में वो हो ही नहीं, सेना ने यहाँ फंसे हुए लोगों को पहले ही निकाल लिया हो। चलो आगे चलकर देखते हैं, इतनी बड़ी ट्रेन है, एक बार कोशिश करनी चाहिए, युवराज अर्पिता को सांत्वना देते हुए कहता है। और उसकी बात सुन अर्पिता तेजी से आगे बढ़ जाती है और आगे के डिब्बों में अपने माँ पापा को खोजने लगती है। आप दोनों ठीक होंगे, हमें गॉड जी पर पूरा भरोसा है, आप दोनों के अलावा हमारा बच्चा ही कौन है। नहीं गॉड जी, हमारे साथ ऐसा गलत नहीं होने देंगे, आप दोनों ठीक होंगे। कहते कहते अर्पिता का गला भर जाता है और वो फपक फपक कर रोने लगती है और जल बिन मछली की तरह तड़पते हुए अपने माँ पापा को ढूंढने लगती है। कभी दौड़ते हुए आगे जाती है तो कभी पीछे आती है, लेकिन उसके माँ पापा उसे नहीं मिलते हैं। इतने में वो कुछ सोचकर दौड़ते हुए रेलवे आर्मी के पास पहुंचती है और उनके द्वारा निकाले गए लोगों को देखते हुए उनमें अपने माँ पापा को ढूंढने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, उसका फोन भी ऑफ हो चुका है। रेलवे के कर्मचारी वहां से जा चुके हैं
और ये खबर न्यूज़ बनकर पूरे भारत में फैल चुकी है। अर्पिता को भी रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा वहां से जाने को कह दिया जाता है। इस समय वो इतनी टूट चुकी होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए। युवराज उसे संभालते हुए वहां से वापस कानपुर स्टेशन पर लेकर आता है और लाकर उसे एक बेंच पर बिठा देता है और उसके लिए पानी लेने चला जाता है। दोनों के लिए ये जगह अनजान होती है। अपने माँ पापा के बारे में सोचते हुए अर्पिता बेहोश होने लगती है और वो बेंच से नीचे गिरने वाली ही होती है कि तभी 2 हाथ आकर उसे थाम लेते हैं। वो हाथ प्रशांत जी के होते हैं, जो ये खबर सुनकर अर्पिता को ढूंढते हुए लखनऊ से कानपुर चले आते हैं।